हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्री वाई क्यू जो हैं, जो भी पूछे गए हैं बीपीएससी के, उनको हम देखेंगे और उनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। यहाँ पे इस सेशन में जो हमने पी वाई क्यू कंसिडर किया है वो बेसिकली पॉलिटी को कंसिडर किया है। ठीक है, तो हम पॉलिटी के जितने भी पी वाई क्यू में पूछे गए क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा, उन सभी को देखेंगे और उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ used in Article 14 of Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of। आपको बताना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो कहाँ से हमने बोरो किया है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये हमने बोरो किया है कहाँ से? दिस इज बोरोड फ्रॉम बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कहाँ से बोरो किया गया है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। अब जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, आप जानते हो कि आर्टिकल 14 में ही इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है? दिस इज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये हमने अडॉप्ट किया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि what was the duration of the duration in the making of the Indian Constitution। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने टाइम लगे थे? तो इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली क्या है? इसका जो आंसर है वो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years लगे थे। 2 years लगे थे, 11 months एंड 11 months एंड 18 days। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने टाइम लगे थे? 2 years, 11 months एंड 18 days। ठीक है, आप देखो इसको बेसिकली, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र को देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, तो वो थे सर बी एन राव, सर बी एन राव। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो इसका आंसर क्या होगा? काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? लेजिस्लेचर असेंबली को। ठीक है, लेजिस्लेचर असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशनल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज गिवन इन आर्टिकल 164। ठीक है, ये आर्टिकल 164 में दिया है, ये आर्टिकल 164 में दिया है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट होगा वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स को। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? बेसिकली ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में वर्क करता है। और इस केस में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वो सारे मिनिस्टर जो है वो उनकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के और कोई भी एक्ट के लिए। ठीक है, तो कैबिनेट डिसीजंस जो होते हैं वो बाइंडिंग्स होते हैं सारे मिनिस्टर पे। इवन अगर वो डिसएग्री भी करते हैं ड्यूरिंग कैबिनेट मीटिंग, तो भी उन पे वो बाइंडिंग होते हैं। एवरी मिनिस्टर जो होगा वो सपोर्ट करेगा कैबिनेट डिसीजन को, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है हमारा? इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज टू बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एरा में क्या सेंट्रलाइजेशन हुआ था? ठीक है, आप देखोगे तो 73rd एरा जो है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये किससे रिलेटेड है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड है 73rd अमेंडमेंट एरा। देयर हैज टू बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, सिस्टम एज अ होल, जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन पावर। तो अब इसमें क्या क्या है? बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर ऑब्वियसली है, पंचायत का अलग डिसीजन होगा, स्टेट का अलग डिसीजन होगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, पंचायती राज सिस्टम बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, सिस्टम एज अ होल नहीं होगा, जुडिशियल पावर
आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा, जुडिशियल पावर भी नहीं होगा। एंड सिस्टम एज अ होल आप देखो, तो सिस्टम एज अ होल, या सो डिसेंट्रलाइज हुआ था सिस्टम एज अ होल, वी कैन कंसिडर इट बिकॉज क्या हुआ था हमारे पास 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हमारा जो था वो पंचायती राज सिस्टम बना था, पंचायती राज सिस्टम बना था, जिसमें 3 टियर स्ट्रक्चर बन गया था, थ्री टियर स्ट्रक्चर या 2 टियर स्ट्रक्चर बना था एज पर द बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, तो कहीं कहीं पे 3 टियर स्ट्रक्चर बना था और कहीं कहीं पे 2 टियर स्ट्रक्चर भी बना था। ठीक है, तो ये बेसिकली सिस्टम एज अ होल, आप कह सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। उसका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, राज्यसभा के क्या क्या इंक्लूड होता है राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन में, तो क्या क्या इंक्लूड होता है बताओ। मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन, ठीक है, members indirectly elected by citizen through their representative, members nominated by the president of India, more than one of the above। obviously इसका आंसर क्या है, more than above है, लेकिन let's just understand कि क्या है। तो अगर आप देखोगे कंपोजिशन जो है काउंसिल ऑफ स्टेट का, वो बेसिकली गिवन किसमें है, आर्टिकल 18 में। ठीक है, आर्टिकल 18 जो है, दिस इज 80 डील्स विथ कंपोजिशन ऑफ क्या डील करता है, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट की कंपोजिशन को डील करता है, और ये बताता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा राज्यसभा का, वो क्या होगा, 250 होगा। 250 होगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 250 होना चाहिए, जहाँ पे 238 मेंबर्स जो हैं, जो 238 मेंबर्स जो हैं, वो क्या होंगे, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होंगे या यूनियन टेरिटरीज होंगे। ठीक है, दीज आर ऑल इलेक्टेड। ठीक है, दीज आर ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, और ये क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे इनडायरेक्टली, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। एंड 12 जो होंगे, वो मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे बेसिकली, 12 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जो 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड होंगे, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 245 मेंबर्स हैं प्रेजेंट में राज्यसभा में, 245 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 229 जो हैं मेंबर जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 4 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, इलेक्टेड इनडायरेक्टली भी होंगे और नॉमिनेटेड भी होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये सी नंबर करेक्ट है। मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, एंड ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, अगर नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में देखो, तो नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में क्या बताता है कि कौन कौन सी चीज़ों पे नॉमिनेटेड होंगे। बेसिकली नॉमिनेटेड किए जाएंगे लिटरेचर आर्ट लिटरेचर लिटरेचर साइंस एंड सोशल साइंस। तो इन सब फील्ड से क्या होगा, हम किसी भी मेंबर को, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, सो लेट्स jump to the next question, which of the following consider with the Supreme Court of India। ठीक है, which of the following concerned with the Supreme Court of India, collegial system, appellate jurisdictions, original jurisdiction, more than one of the above and none of the above। तो आपको पता है collegial system है किसके लिए, जब आप जज को अपॉइंट करते हैं उसके लिए। अब अपीलेट जुरिडिक्शंस है, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस है, ये तीनों चीज़ें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो ये तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएट करते हैं। अगर आप ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में जानना चाहते हो, सो लेट्स जस्ट डिस्कस ब्रीफली अबाउट ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, जुरिडिक्शन क्या होता है। ओके, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहता है कि बेसिकली जो भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर ऑफ द स्टेट, जो कि सेंटर और वन और मोर ऑफ द स्टेट, सेंटर एंड वन और मोर ऑफ द स्टेट, ठीक है, सेंटर सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, इनके बीच में जो डिस्प्यूट है, या डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड एनी स्टेट, सेंटर एंड एनी स्टेट, एनी स्टेट या स्टेट्स, ठीक है, और स्टेट्स, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, ठीक है, स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स। तो ये सारे के सारे डिस्प्यूट जो हैं, ये सारे डिस्प्यूट क्या कहलाते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस कहलाते हैं। तो इन सारे डिस्प्यूट में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दिस इज योर ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। इसमें बेसिकली दिस इज एन एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मीन्स क्या कि कोई भी दूसरा कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता ऐसे डिस्प्यूट को, ठीक है। दिस इज एन एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है, कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, फर्स्ट इंस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, तो अपीलेट जुरिडिक्शन जो है हमारे पास, अगर आप इसको समझना चाहो तो अपीलेट जुरिडिक्शन है, ये वो सारे केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो कि एज अ कोर्ट ऑफ अपील कंसिडर किए जाएंगे और हियर किए जाएंगे अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। तो आपको लोअर कोर्ट से कोई जजमेंट मिल जाती है, ठीक है, तो दिस इज एन कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील। तो आप सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ अपील कंसिडर कर सकते हो, कोर्ट ऑफ अपील कंसिडर कर सकते हो। दिस इज एन अपीलेट जुरिडिक्शन, ठीक है। तो आप बहुत सारे मैटर्स है जिसमें आप अपील कर सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, सिविल मैटर्स है, क्रिमिनल मैटर्स है, स्पेशल लीव पेटिशंस होते हैं, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज दीज टू आर ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन। और कलिजन सिस्टम आपको पता है, कलिजन सिस्टम क्या होता है, कलिजन सिस्टम बेसिकली मैकेनिज्म है टू अपॉइंट एंड ट्रांसफर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। कलिजन सिस्टम क्या होता है, आपको पता है कि ये क्या है, बेसिकली अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज के लिए यूज होता है, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आपको किसी को अपॉइंट करना होता है तो क्या होता है, सीजीआई प्लस 4 मेंबर्स होते हैं, सीजीआई प्लस 4 मेंबर्स होते हैं, प्लस फोर सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। एंड हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं, प्लस टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट होते हैं, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट, ऑफ द कोर्ट, okay. So this is a long discussion about this question. So this is in supreme court, अब collegiate system, appellate jurisdiction, original jurisdiction तीनों होता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो मिनिमम एज दिया गया है कंटेस्टिंग इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, वो क्या गिवन है बेसिकली, तो वो आपका 21 ईयर्स है, ठीक है, क्या है, 21 ईयर्स है। तो मिनिमम एज जो है वो पंचायती राज में इलेक्ट करने के लिए आपका क्या है, 21 ईयर्स का एज चाहिए। एंड दिस इज गिवन इन द आर्टिकल दिस इज गिवन इन द आर्टिकल 243 एफ में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा। अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में जहाँ पे आप इलेक्शन के लिए क्या मिनिमम एज क्राइटेरिया है,
तो अगर लोकसभा में देखोगे तो लोकसभा में जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होती है, 25 ईयर्स होते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए आपको 30 ईयर्स चाहिए, 30 ईयर्स चाहिए मिनिमम एज। एंड देन आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो अगर आप इलेक्ट करना चाहते हो तो 25 ईयर्स होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अगेन अगेन 30 ईयर्स चाहिए, इसके लिए अगेन 30 ईयर्स चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इतनी एज चाहिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमें 35 ईयर्स का एज चाहिए मिनिमम, ठीक है। एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर्स चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बाद में प्रेसिडेंट का रोल कर सकते हैं, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट की भी एज क्या होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट लेवल डज अ पंचायती समिति ऑपरेट इन अ पंचायती राज स्ट्रक्चर? किस लेवल पे पंचायती समिति जो है वो ऑपरेट करता है, ठीक है। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का, वो प्रोवाइड करता है थ्री टीयर थ्री टीयर थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। 3 टीयर्स करता है। कौन कौन से टीयर है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है। फिर आपका इंटरमीडिएट है इसके नीचे, इंटरमीडिएट लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है। एंड इसके नीचे विलेज लेवल है, ठीक है। इसके नीचे क्या है? विलेज लेवल है। तो ये क्या है? 3 टीयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आपका एक एक्सेप्शन भी है, इसमें आपका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से एक्सीड नहीं करती है, ठीक है। अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो आप इंटरमीडिएट लेवल को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यू डज नॉट रिक्वायर्ड एन इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। यू डज नॉट रिक्वायर्ड एन इंटरमीडिएट लेवल। बट जो पंचायती समिति है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है। कहाँ पे? ब्लॉक में या इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली? पंचायती समिति एक्ट करता है बिटवीन ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पंचायती समिति क्या करता है काम? ये एक्ट करता है लिंक करने का। कहा? किसके किसके बीच में? ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन लिंक करता है? पंचायत समिति, पंचायत समिति इन दोनों के बीच में लिंक है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्लॉक लेवल बॉडी, ठीक है। ये क्या है? ब्लॉक लेवल बॉडी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 टीयर स्ट्रक्चर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड विलेज लेवल। एंड अगर आपका पॉपुलेशन लेस देन 20 लैक्स है तो आप इंटरमीडिएट लेवल को हटा भी सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल बोलो या फिर ब्लॉक लेवल बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनरली हाउ मेनी सेशन आर देयर इन द लोकसभा? लोकसभा में कितने सेशन होने चाहिए? जनरली कितने होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में जनरली क्या होते हैं? 3 सेशन होते हैं। अभी आपके 3 सेशन होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जनरली लोकसभा में कौन कौन से 3 सेशन होते हैं? पहला तो बजट सेशन होता है, बजट सेशन होता है, बजट सेशन होता है। फिर मॉनसून सेशन होता है आपका, मॉनसून सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है। एंड देन विंटर सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। तो टोटल आपके 3 सेशन होते हैं। और बेसिकली दिस इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, कि जो हमारा आर्टिकल 85 है, जो हमारा आर्टिकल 85 है, इट्स टॉक अबाउट, दिस इज दिस टॉक अबाउट कि जो मैक्सिमम गैप है बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ, ठीक है। ये क्या कहता है? कि जो मैक्सिमम गैप है बिटवीन टू बिटवीन बिटवीन टू सेशन सेशन ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ, कैन नॉट exceed exceed
6 मंथ। तो पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास कितने सेशन होते हैं टोटल? टोटल 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, ठीक है। बजट सेशन जनरली फेब टू मई चलता है, फेब टू मई होता है। ये जुलाई टू सितंबर होता है, जुलाई टू सितंबर होता है। और विंटर सेशन जो होता है वो नवंबर टू दिसंबर होता है, नवंबर नवंबर टू दिसंबर होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से फर्स्ट लॉ कमीशन है, सेकेंड लॉ कमीशन है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है। प्री इंडिपेंडेंस लॉ, पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ, इन सब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है MC स्टैलवर्ड, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके। वन नेशन वन इलेक्शन is to be realized in India. Which article of the Indian Constitution will require amendment? ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? बेसिकली एक आइडिया है जिससे कहता है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो होने चाहिए साइमल्टेनियसली होने चाहिए। ये जो लोकसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके जो इलेक्शन होते हैं वो साइमल्टेनियसली होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, ठीक है। विच इज known as one nation one election, ठीक है। which is known as one nation one election, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इस चीज के लिए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर द अमेंडमेंट। तो बेसिकली ये इसके लिए आपको कोई भी आर्टिकल जरूरी नहीं है इसको करने के लिए, ठीक है। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इसका आंसर है, ठीक है। बिकॉज ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको किसी आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 80, लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 83 जो है वो बेसिकली टॉक्स अबाउट ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 246 टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। आर्टिकल 356 आपको पता है प्रेसिडेंट रूल है। और आर्टिकल 172 जो है वो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायती राज सिस्टम। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें पंचायती राज सिस्टम नहीं है? तो प्रेजेंटली नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। इन सबको छोड़ दो तो हर जगह पे पंचायती राज है, ठीक है। इन सबको छोड़ दो तो हर जगह पे पंचायती राज है। कहाँ कहाँ नहीं है? नागालैंड, नागालैंड में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। बेसिकली मोस्टली ट्राइब यहाँ पे रहते हैं। मेघालय, मेघालय एंड एंड मिजोरम, एंड मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, the division of each state into territorial constituency of the Lok Sabha is done by delimitation commission. The delimitation has been freezed till what which year? So ये पहले क्वेश्चन आया था और पूछता है कि डीलिमिटेशन जो होते हैं, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होती है जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलेशन के हिसाब से हम लिमिट करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं वो कौन से ईयर में फिक्स कर दी गई है, कौन से ईयर को फ्रीज कर दी गई है? तो इसका आंसर है 2026, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 2026। और ये कब हुआ था? ये बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फ्रीज कर दिया गया था कि लोकसभा का जो है वो टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एट 1971 सेंसस के लिए 2000 तक फ्रीज कर देंगे एंड फिर नेक्स्ट अनदर 25 ईयर्स के लिए 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में फ्रीज कर दिया था, ठीक है। तो अभी जो फ्रीज किया गया है वो 2026 के लिए किया गया है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज अ
क्या आंसर होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक फेडरल कोर्ट, विच इज करेक्ट। तो फेडरल कोर्ट तो हो गया, फेडरल कोर्ट है। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये दोनों करेक्ट हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है बेसिकली है। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है एंड हाई कोर्ट ऑफ अपील भी है। सिविल कोर्ट तो है ही, ठीक है, सिविल कोर्ट भी है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एवरी 5 ईयर। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है पंचायत का, उसको रिव्यू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या करता है? वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एवरी 5 ईयर। तो बेसिकली दिस इज गिवन इन, इसका आंसर होगा फाइनेंस कमीशन एंड दिस इज गिवन इन आर्टिकल 243 आई। ठीक है, 243 आई में गिवन है कि जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होगा, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन जो होगा, ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इन एवरी 5 ईयर। ठीक है, एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर। और ये क्या काम करेगा बेसिकली? ये काम करेगा बेसिकली टू रिव्यू, टू रिव्यू टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, ऑफ द पंचायत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन। और वो क्या करेगा? वो क्या काम करेगा? बेसिकली रिव्यू करने का काम करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। पंचायत के जो भी फाइनेंशियल पोजीशंस होंगे उनको वो क्या करेगा? डील करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस ऑफ इंडिया 2022 कंस्टिट्यूट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। ठीक है, तो ये 2022 में के बारे में पूछा जा रहा है कि 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ था उसमें कितने मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे इलेक्टोरल कॉलेज में। तो बेसिकली आपको पता पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन से होते हैं पहले वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है फॉर वाइस प्रेसिडेंट, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है विच इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जो भी इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दोनों ही होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें बस इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो जो 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 में जो हुआ था, तो बेसिकली आपको पता है कि कितने मेंबर हैं राज्यसभा में। सो राज्यसभा में मेरे पास है 233 मेंबर्स। ये क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स हैं प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ठीक है, दिस इज एन इलेक्टेड मेंबर। 12 क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में, नॉमिनेटेड मेंबर है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकसभा। लोकसभा में कितने मेंबर हैं? लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। तो सारे के सारे आप कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, आप इनको ऐड कर लो, इसका जो आंसर है वही आंसर होगा 3 2 5 3 8 8 4 1 5 5 3 8। तो आपका आंसर क्या आ गया? 788 आई थिंक, यस 788, 51628। सॉरी, दिस इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 to 7 हो जाएगा केवल। तो इसका आंसर क्या हो गया? 788 हो गया। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पूछ रहा था बेसिकली, तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोक पार्लियामेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो लोकसभा में या राज्यसभा, लोकसभा में कोई भी इलेक्टेड मेंबर आज के टाइम में है नहीं बेसिकली। तो
543 जो होते हैं वो बेसिकली इलेक्टेड ही होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्टेड ही होते हैं। एंड राज्यसभा में अब क्या होता है, 233 इलेक्टेड है एंड 12 नॉमिनेटेड है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस इलेक्टोरल कॉलेज पता होना चाहिए था वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी मेनी टाइम्स। तो ये तो आपको पता है कि अभी आप मोदी जी को भी देख लो तो मैनी मल्टीपल टाइम्स आप बन सकते हो, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन बी री इलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, प्रेसिडेंट के लिए भी है। तो प्रेसिडेंट भी एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप इलेक्ट कर सकते हो। एंड प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए वो अपना ऑफिस का टर्म लेते हैं। एंड रिजाइन किसी भी समय कर सकते हैं। रेजिग्नेशन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, एंड आप कितने भी टाइम इनको इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होते हैं, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है एंड उसका एक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो हु वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट इन द एंटरिंग गवर्नमेंट कैबिनेट ऑफ 1946। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1946 बेसिकली जो है आपका, इसमें पूछा गया है कि एंटरिम गवर्नमेंट जो इंडिया का बना था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है विच इज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। ठीक है, उसमें पूछा जा रहा है कि, उसमें पूछा जा रहा है कि लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टफोलियो को किसको दिया गया था। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देन वेल एंड गुड, लाइक, बट इसका आंसर क्या है, जगजीवन राम। इसका आंसर क्या है, जगजीवन राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a parliamentary committee related to delegation of power to make rules and regulation to the executive? ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, ये होना चाहिए। ये क्या कम करता है बेसिकली, दिस इज बेसिकली a power to make rules, regulation, sub rules and by rules, delegates by parliament. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइस, आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, आर्टिकल 300 क्या डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिकली आर्टिकल 300 बेसिकली सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स बाय अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है या स्टेट गवर्नमेंट जो होता है बेसिकली, इसको सू और सूट करने के लिए नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन वेरियस सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो वो इन एनी कोड ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप उसको सू या सूट कर सकते हो, विच इज गिवन इन आर्टिकल 300। ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, जुडिशियल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, इसका क्या आंसर होगा, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ, convention, the procedure established by law, none of the above and more than one of the above। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, बेसिकली जुडिशियल प्रोसेस आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में रह के कर सकते हो, तो द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कैसे कर सकते हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा। ठीक है, कन्वेंशन जो भी मेंशन किया गया है उस कन्वेंशन के हिसाब से होगा, एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भी होगा। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ भी होगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कि मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ लेट्स जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। सो बिफोर वी आर बेसिकली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो हम फॉलो करते थे, बट जो सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट में ऐसा कहा गया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो बेसिकली वो इनहेरेंट
नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो है, दिस इज कहाँ से लिया गया है, दिस इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या है, एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, दिस इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। ओके। तो जो मेनका गांधी का जो केस था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मेनका गांधी का केस था, मेनका गांधी गांधी वर्सेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी राइट एंड जस्ट एंड फेयर, ठीक है। तो प्रोसीजर जो है वो क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है। एंड ड्यू प्रोसेस लॉ की बात करें तो अब बेसिकली प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ में आप क्या देखते हैं, बेसिकली जो जो आपका जो लॉ का प्रोसीजर है जो ड्यूली इनेक्टेड हुआ है कि नहीं, लेजिस्लेचर उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली मोस्टली प्रोसीजर पे बहुत ज़्यादा फोकस था, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या कहते हैं आप इसको, कि जो आपका लॉ है और जो प्रोसीजर है वो फेयर है कि नहीं है, वो जस्ट है कि नहीं है, और रीजनेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश लॉ में क्या है बेसिकली, कि जो लॉ है वो ड्यूली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। वो ड्यूली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। विथ प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है, विथ प्रॉपर प्रोसीजर, विथ प्रॉपर प्रोसीजर। तो जो भी लॉ जैसा भी बना है उसका जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये बोलता है कि बेसिकली ये एग्जामिन करता है कि जो लॉ है, कि जो लॉ है, तो इसमें लॉ के सेंसिटिविटी के बारे में कुछ भी बात नहीं किया गया, लॉ कैसा है नहीं है उसके बारे में नहीं बात किया गया, कि प्रोसीजर सही है कि नहीं। इसमें क्या किया गया, लॉ के बारे में बात किया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लॉ के बारे में बात किया गया कि वेदर द लॉ, ठीक है, एग्जामिन करते हैं कि वेदर द लॉ एंड प्रोसीजर दोनों, ठीक है, लॉ भी एंड प्रोसीजर भी, लॉ भी एंड प्रोसीजर भी, ये फेयर है कि नहीं है, ठीक है, जस्ट है कि नहीं है, एंड रीजनेबल है कि नहीं है, ठीक है, रीजनेबल है कि नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट लोकायुक्ता वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो लोकपाल एंड लोकायुक्त है बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव एआरसी कमीशन जो था, ठीक है, उसके बेस पे ये स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और इन दोनों को यूज़, लोकायुक्त एंड लोकपाल को यूज़ किया गया है कि जो भी सिटीजन के जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, सिटीजन के जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, सिटीजन के जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं उनको कौन डील करता है, लोकपाल, लोकपाल या लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्ता, ये बेसिकली डील करता है। एंड दिस इज बेसिकली रिकमेंडेड बाय एआरसी, ठीक है, सेकंड एआरसी जो था उसने रिकमेंड किया था, सेकंड एआरसी के द्वारा ये रिकमेंडेड है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता वाज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो सबसे पहले जो थे, दिस इज इन फैक्चुअल, दिस इज अ महाराष्ट्र में जो है वो सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। एंड दिस इज इन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ये 2013 में इनेक्ट किया गया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इतना। लोकपाल जो है बेसिकली, लोकपाल सेंटर के लिए काम करते हैं, लोकायुक्त जो है होता है कि वो स्टेट्स में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड बाय एएस आनंद इन द लेट 1990s, सो दीज आर ऑल वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एएस आनंद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है। 11th शेड्यूल जो है वो बेसिकली एसोसिएटेड है किससे, पंचायती राज से, पंचायती राज से, पंचायती राज से 11th शेड्यूल
एसोसिएटेड है, जिसको कब ऐड किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में ऐड किया गया था। ठीक है। एंड आर्टिकल 243 जो है वो विच इज टॉक अबाउट आर्टिकल 243 जी इज टॉक अबाउट 11th शेड्यूल। ठीक है। अब 11th शेड्यूल में विच आर इज नॉट पार्ट, तो इनमें कौन कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि 11th शेड्यूल में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, ये 11th शेड्यूल का पार्ट है। ठीक है। लैंड हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म हो गया, ठीक है, लैंड कंसोलिडेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, ये हो गया। ठीक है। इसके अलावा माइनर इरिगेशन, जो भी माइनर इरिगेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें, इरिगेशन, ये सारे पार्ट हैं 11th शेड्यूल के। ठीक है। वो सारी चीज़ें जो पंचायत के अंडर होती हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री इज अ पार्ट ऑफ इज अ पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल। ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ फिशरीज इसके अंदर आ जाएंगी, फिशरीज आ जाएंगी इसके अंदर। और क्या क्या आ सकती हैं? फॉरेस्ट्री के बारे में जो भी चीज़ें हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, ठीक है, एंड फार्म फॉरेस्ट्री, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। फार्म फॉरेस्ट्री, स्ट्री, ये इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। माइनर फॉरेन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इसके अंदर आते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इसके अंदर आते हैं। तो दीज आर बेसिकली इन दी 11th शेड्यूल। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? 11th शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है। तो जैसे लाइब्रेरीज हैं, तो लाइब्रेरीज नहीं होंगे। ठीक है। फ्यूल एंड फॉडर, रूरल स्पोर्ट, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूरल रूरल स्पोर्ट्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है। टेक्निकल टीचिंग, टेक्निकल टीचिंग देखो तो टेक्निकल टीचिंग है इसके अंदर। लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर। ठीक है। टेक्निकल टीचिंग है। फ्यूल फॉडर, यहाँ पे देखो फ्यूल, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्यूल। ठीक है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूरल स्पोर्ट्स। कौन नहीं है? तो रूरल स्पोर्ट्स इसका पार्ट नहीं है। ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी demands of grants are put before parliament as a part of annual budget under article 113 of the constitution? ठीक है। ये पूछ रहा है डिमांड ऑफ ग्रांट्स के बारे में। हाउ मेनी डिमांड्स ऑफ फॉर ग्रांट्स are put before parliament as a part of annual budget under article 103 of the constitution? ठीक है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 113 जो है वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच इज़ एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर जो हैं विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन बाय द लोकसभा एंड सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है। होता क्या है कि जनरली वन डिमांड्स फॉर ग्रांट जो होता है वो बेसिकली प्रेजेंटेड होता है फॉर ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, लेकिन एक से ज़्यादा भी डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा। तो कोई भी नंबर इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। ठीक है। नन ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप लिमिट नहीं कर सकते हो कि एक जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है, उसका एक डिमांड फॉर ग्रांट्स भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा डिमांड ऑफ ग्रांट्स भी हो सकता है। ठीक है। तो यू कैन नॉट लिमिट विद इन नंबर कि इतने नंबर में ही होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द ईयर द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च्ड? अभी ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर क्या है? 1953। 1953। ये क्या है? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है वो बेसिकली 2 अक्टूबर 1953 को लॉन्च हुआ था। ठीक है। 2 अक्टूबर, दिस इज वेरी फैक्चुअल। ओके, सो इफ यू रिमेंबर इट इज फाइन। 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अगर आप नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं तो दिस इज अ मेजर स्टेप। ये एक मेजर स्टेप था रूरल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया के लिए। ठीक है। बेसिकली इसमें बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन था, मिनिमम
फाइनेंशियल सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए था, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए प्रमोट को डेवलपमेंट के लिए बेसिकली इसमें किया गया था। सेल्फ जो एफर्ट्स होते हैं इसमें मेजरली फोकस किया गया था एग्रीकल्चर, रूरल कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात किया गया था, ठीक है। सो बेसिकली इसमें बात किया गया था क्या, एग्रीकल्चर के बारे में, कल्चर के बारे में, रूरल कम्युनिकेशन के बारे में एंड एजुकेशन के बारे में, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जस्ट अ वेट, of a state legislative council are not chosen by which of the following categories of the person, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कैटेगरी है जहां से मेंबर्स चूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उनका क्या होता है, बेसिकली 1/3 मेंबर जो होते हैं, 1/3 मेंबर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 मेंबर होते हैं लोकल बॉडीज के, ठीक है, लोकल बॉडीज के। लोकल बॉडीज सच एज म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायत इनसे हो सकते हैं। 1/12 मेंबर जो होते हैं, 1/12 मेंबर जो होते हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम ग्रेजुएट्स, ठीक है। ये जो होते हैं वो ग्रेजुएट्स होते हैं एंड दिस इज फॉर एटलीस्ट 3 years स्टैंडिंग। तो 3 साल होने चाहिए ग्रेजुएशन के और उसी स्टेट के अंदर, ठीक है। 1/12 मेंबर जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं। मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं and these teachers are also from 3 years standing in institution and not lower than secondary class, ठीक है, secondary class से कम के नहीं होने चाहिए। एंड 1/3 जो मेंबर होते हैं रिमेनिंग, वो कहाँ से होते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, ठीक है। तो देख लो आप, लोकल बॉडी से आ रहे हैं, ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ रहे हैं। तो मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज पंचायती इसके आ जाएंगे, टीचर्स के आ जाएंगे, ग्रेजुएट्स के आ जाएंगे, बट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं आते हैं, ठीक है, इसके नहीं आते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू, स्प्लिट सिस्टम जो होता है ये किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ सेक्रेटेरिएट्स, ठीक है। सेक्रेटेरिएट्स के दो प्रिंसिपल होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल। जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो पॉलिसी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। सेकंड प्रिंसिपल जो होता है बेसिकली वो भी सेपरेट पॉलिसी करता है डिपार्टमेंट के थ्रू एंड जनरल स्टाफ के थ्रू। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज स्प्लिट सिस्टम। बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल में डिवाइड कर देते हैं जो सेक्रेटरीट के फंक्शंस होते हैं। तो दिस इज पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज अ स्प्लिट सिस्टम। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की फॉलोइंग स्टेटमेंट देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप अंडर आर्टिकल 280, अंडर आर्टिकल 280, दिस इज करेक्ट। 280 के अंदर आया है फाइनेंस कमीशन। द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। यस, ये बाइंडिंग नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन का जो भी डिसीजन होता है, दिस इज नॉट बाइंडिंग, दिस इज एन रिकमेंडेशन। द फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन वाज सेट अप इन 1950, दिस इज एन इनकरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन कहाँ कब हुआ था, सेटअप 1951 में हुआ था, ठीक है, नॉट 1950। तो फिर दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, कौन से, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर क्या है, सी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो बेसिकली एक बार फाइनेंस कमीशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो लेट्स जस्ट कंपोजिशन देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन क्या क्या होते हैं। कंपोजिशन की बात करें अगर हम फाइनेंस कमीशन के, तो इसमें एक चेयरमैन होता है, वन चेयरमैन, वन चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन के अंदर, ठीक है, 4 अदर मेंबर्स होते हैं।
4 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड मेंबर्स जो भी होते हैं दिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको कौन अपॉइंट करते हैं? दीज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड ये सारे मेंबर री एलिजिबल भी होते हैं अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। इनको वापस से आप री अपॉइंट भी कर सकते हो, ठीक है। दिस आर री अपॉइंटेड, एलिजिबल फॉर री अपॉइंटेड अपॉइंटमेंट, ठीक है। री अपॉइंटमेंट के लिए भी ये एलिजिबल होते हैं। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था वो 1951 में सेटअप किया गया था, और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है, विच इज केसी नियोगी। इसको आप याद रखेंगे, केसी नियोगी जो थे वो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो फाइनेंस कमीशन जो होता है वो बेसिकली फिजिकल, आपका जो फेडरलिज्म जो है बेसिकली उसको सपोर्ट करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। फिजिकल फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। दिस इज वेरी फैक्चुअल नाउ कि 15th फाइनेंशियल कमीशन में कौन मेंबर नहीं है? तो इसका आंसर है सुदीप्तो मंडल, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, दिस इज वेरी फैक्चुअल। तो यू कैन ऑल्सो लीव दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, आपको पता है कि जो एनडीसी है, जो एनडीसी है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। इसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे स्टेट्स के, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें यूनियन टेरिटरीज के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और नीति आयोग के जो मेंबर होते हैं वो भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मेंबर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग, इसके भी मेंबर यहाँ पे होते हैं, आयोग, ठीक है। एनडीसी जो है वो पहली बार कब सेटअप हुआ था? वाज एस्टैब्लिश्ड इन 6 अगस्त 1952 में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली टू स्ट्रेंथन एंड एंड mobilized national efforts एंड रिसोर्स, ठीक है। एफर्ट एंड रिसोर्स को मैं बेसिकली क्या करता है? मोबिलाइज करता है इन सपोर्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स, जो 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं, इन सपोर्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ करने के लिए एनडीसी काम करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं इस काउंसिल के, ठीक है। इतना काफी है एनडीसी के बारे में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनडीसी? तो सेक्रेटरी होते हैं नीति आयोग के, तो हमने देख लिया, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये भी होते हैं, सॉरी ये नहीं होते हैं। द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के मेंबर हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये तो जरूरी नहीं है ये हो, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, ओके, जस्ट अ वेट। द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं होंगे, ठीक है। बाकी सब होंगे, क्योंकि मेंबर्स ऑफ नीति आयोग भी लिखा है तो सारे मेंबर हो जाएंगे आपके। तो सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग हो गए हैं, सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग,
इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, तो ये तो है 5 ईयर प्लान के अंदर ही आते हैं। फिर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसके पार्ट नहीं होते हैं एनडीसी के। नेक्स्ट, which portfolio did Rajendra Prasad hold in the interim government established in 1946 AD? तो this is a food and agriculture. This is a very factual. Rajendra Prasad held the portfolio of food and agriculture, ठीक है, in the interim government जो भी बना था 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year was the railway budget merged with the general budget? Okay, so this is very factual. So in which year was the railway budget merged with the general budget in India? इसका आंसर होगा 2017। ठीक है, दिस इज अ फैक्चुअल, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019? जो सिटीजन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसका क्या पर्पस है? इसका क्या पर्पस है? ठीक है, तो इसका जो पर्पस है बेसिकली टू रिमूव बांग्लादेश इलीगल मैप, ये तो पर्पस नहीं है, पर्पस बेसिकली पॉजिटिव है। जो भी गवर्नमेंट के लॉज रेगुलेशन होते हैं वो बेसिकली पॉजिटिवली दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हो कि टू ग्रांट सिटीजन्स सिटीजनशिप टू प्रोसिक्यूट माइनॉरिटीज ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो बेसिकली इट मेक्स बेसिकली इलीगल माइग्रेंट्स जो भी हैं, जो भी बिलोंग करते हैं विच इज़ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो होते हैं, विच इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंडियन सिटीजन्स। कौन कौन से हैं? जैसे हिंदू, ठीक है, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट 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 जैन्स, फिर पारसीज एंड देन क्रिश्चियन। तो ये सारे जो हैं, जो कि दूसरे कंट्रीज में इलीगल माइग्रेंट्स हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज में बिलोंग करते हैं, तो इनको हम क्या कर रहे हैं? सिटीजनशिप दे रहे हैं। कौन कौन सी कंट्रीज से? फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज में बिलोंग करते हैं, विच इज कमिंग फ्रॉम हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, दे कैन गेट द सिटीजनशिप फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, टू ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, which UTs formed after the division of Jammu and Kashmir state does not have a legislature of its own? बहुत इजी है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इसका आंसर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब होल्ड किया था? 19 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होता है वो हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अभी हम थोड़ी देर पहले हमने वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज देखा था। अभी प्रेसिडेंट में क्या होते हैं? सारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा होंगे, ऑल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये नहीं होगा, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर आप बेसिकली करेक्ट आंसर बोलो तो करेक्ट आंसर क्या है? डी है, क्योंकि दिस इज considering all the elected members of the both the house of the parliament and elected member of the state legislative assembly। ठीक है, यहाँ पे ए और बी जो है वो इंडिविजुअली बात कर रहा है, बट सी डी जो है वो कंप्लीटली बता रहा है कि सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज भी आते हैं इसके अंदर, जो कि दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है,
और जम्मू कश्मीर के भी यूटीज के आएंगे आफ्टर चेंज, जो स्टेटस चेंज हुआ है उसके बाद, जो भी असेंबली होगी उसके बाद। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 1110 110। तो मनी बिल के अंदर कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो मनी बिल के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इम्पोजिशन है, अबॉलिशन है, रिमिशन है, ऑल्टरेशन है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, टैक्स का कोई भी, तो इम्पोजिशन और ऑल्टरेशन आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, ठीक है, ये भी आ जाएगा 1110 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सेशन समझ में आया होगा तो इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन है पॉलिटी के, वो भी हम सॉल्व करने करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, विच इज केम इन बीपीएससी एग्जाम, जो कि पॉलिटी में पूछा गया है। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, so that it basically boosts the moral to make more videos like this. Okay, thank you so much.